हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव आपका यहाँ स्वागत करता हूँ। और जैसा कि तुम देख ही रहे हो बच्चों कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, जो कि तुम्हारी बुक का चैप्टर नंबर 5 है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो चैप्टर है, इसको हम स्टार्ट करने से पहले कुछ देख लें ऐसा कि हमें समझने में आसानी रहे। जैसे कि हमारे पास तुमने नंबर सिस्टम पढ़ा है 9th और 10th क्लास में। हम यहाँ क्योंकि एक नए टाइप के नंबर्स जो तुमने अभी तक सुने ही नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उनकी बात करने जा रहे हैं। तो हम पहले ऐसा करते हैं कि बड़ी तेज़ी से पुराने नंबर सिस्टम को थोड़ा सा रिव्यू कर लें। जैसे कि सबसे पहले तुमने पढ़े नेचुरल नंबर्स जिसके सेट का नाम था कैपिटल N, और वो नंबर कौन से थे? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। फिर इसमें हमने और कुछ जोड़ा, तो उसका नाम हमने रख दिया होल नंबर्स, और उसका सेट का नाम हो गया W, जिसमें कि तुम सब जानते हो 0 से स्टार्ट करते हैं हम, और 1, 2, 3 एंड सो ऑन। फिर हमने ऐसा किया कि इसके नेगेटिव भी इसमें जोड़ लिए, और हमने नाम दे दिया इंटीजर्स, जिसके सेट का नाम हम कई बार I या फिर कई ज़्यादातर कैपिटल Z से लिखते हैं, जो कि कैसे नंबर हैं? -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तुमने सबसेट तो पढ़ा ही हुआ है, सेट सबसेट के बारे में तुम जानते हो। तो इस सेट का सबसेट ये है, इस सेट का सबसेट ये, क्योंकि इस सेट में हमने एक एलिमेंट 0 ऐड किया और होल नंबर्स बना दिया। फिर होल नंबर्स के सेट में हमने नेचुरल नंबर के सारे नेगेटिव नंबर्स डाल दिए। ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, -∞ से इन्फिनिटी तक सारे कंप्लीट नंबर्स। इसीलिए इसको हिंदी या पंजाबी में संपूर्ण संख्याएं भी कहा जाता है, कंप्लीट नंबर्स। और उसके बाद हमने पढ़ा रैशनल नंबर्स का जो सेट का सिंबल है वो Q है। तो ये किस टाइप का था? P/Q, वेयर P and Q belongs to the set of integers. Q cannot be 0. एंड एक और चीज़ जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं, GCD ऑफ P and Q इज़ इक्वल टू 1। ये GCD 1 का क्या मतलब है? GCD 1 का मतलब है कि P/Q जो फॉर्म है ये स्मॉलेस्ट फॉर्म है। जैसे कि हम अगर यहाँ पे कुछ लिख के देखें 2/4, तो ये रैशनल नंबर नहीं, ये फ्रैक्शन है। इसको जब हम कैंसिल कर देंगे 1/2, तो 1/2 रैशनल नंबर बन जाता है। तो हम जिस तरह कह रहे थे कि इस सेट का सुपरसेट ये, इस सेट का सुपरसेट ये, क्या ये इस सेट का सुपरसेट ये सेट है? क्या लगता है तुमको? बिल्कुल है, क्योंकि ये सारे वो वाले रैशनल नंबर हैं जिसमें Q की वैल्यू 1 है। बटे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना हमको, तो Q की वैल्यू इन सब में 1 है। इसके बाद हमने और बड़ा सेट खोजा, और वो सेट था रियल नंबर्स का, और उसको हमने नाम दिया कैपिटल R, जो कि -∞ से इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं, जो नंबर भी तुम लिख सकते हो, वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। तो अब तुम कहोगे भाई रैशनल नंबर भी तो वैसे ही थे, लेकिन नहीं, तुमने पढ़ा है कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो रियल नंबर्स में आते हैं लेकिन रैशनल में नहीं आते। वो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम इर्रेशनल नंबर्स। तो वो कौन से हैं? जो रियल नंबर्स तो हैं मगर रैशनल नंबर नहीं हैं। रैशनल नंबर कौन से नहीं होंगे? सोचो, जिनको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे हम जानते हैं इर्रेशनल नंबर √2, √3, पाई, E, ऐसे कई और नंबर। तो ऐसे इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं जो कि P/Q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। अब ज़रा इस बात पे भी सोचो, देखो ये होल नंबर्स हैं, ये इंटीजर्स, रैशनल, रियल, ये अलग टाइप के नाम है, लेकिन ये कौन सा नाम है?
नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का क्या मतलब होता है? हम नेचुरल किन चीज़ों को बोलते हैं? जैसे वेजिटेबल्स, जैसे फ्रूट्स, ट्रीज, प्लांट्स। भाई नेचुरल तो ये होते हैं। नेचुरल नंबर कब से होने लगे? क्या ये वाले नंबर 1 2 3 हमें जंगलों में पड़े मिले थे जो हमने इनका नाम नेचुरल रख दिया? नहीं ना, हम सब जानते हैं। तो इनका नाम नेचुरल क्यों है? क्योंकि जो नेचुरल नंबर होता है वो हमारे खून में है। हमको भगवान ने सिखा के भेजा है। कैसे? देखो, एक कोई छोटा बच्चा है, तुमने उसके आगे अपने दोनों हाथ किए, हैंड 1 हैंड 2, इसमें रखी तुमने एक टॉफ़ी और इसमें रख ली तुमने 2 टॉफ़ीज़, और तुमने उससे कहा कि तुम्हें कौन से हाथ की टॉफ़ीज़ चाहिए। तो वो चाहे नंबर्स जानता है, प्लस करना जानता है, माइनस करना चाहे नहीं जानता, कुछ ना जानता हो, वो हैंड 2 को ही चुनेगा। क्यों? क्योंकि नेचर ने हमको सिखाया है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन सी चीज़ कम है, तो ये इसको चुनेगा, 2 टॉफ़ीज़ को। और भी देख लेते हैं। मान लो हमारे घर में 4 पर्सन्स हैं, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4। पहले पर्सन की एज है 39, दूसरे पर्सन की एज 25, और इन दोनों के बच्चे मान लो पर्सन 3 की एज है 10 ईयर्स और फिर 5 ईयर्स। ये ईयर्स में एजेस हैं। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि घर में कितने मेंबर्स हैं, तुम कहोगे 1 2 3 4 पर्सन्स हैं। काउंट करोगे ना, ये तो नहीं कहोगे कि पर्सन 1 1 2 2.5 पौने 3, ऐसे तो नहीं कहोगे, क्योंकि उनका साइज़ भी छोटा है, एज छोटी है। तुम ऐसा तो नहीं कहोगे कि पौने 3 लोग हैं, यहाँ पे 4 लोग नहीं हैं। नहीं, तो जो भी नेचर में हम गिनते हैं वो एज ए कंप्लीट गिनते हैं। चाहे पेड़ छोटा हो, चाहे पेड़ बड़ा हो, हम जब पेड़ों को काउंट करते हैं, प्लांट्स को काउंट करते हैं, तो ये नहीं देखते कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। तो नेचर ने हमको सिखाया है ना काउंटिंग करना, तो इसीलिए इन नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है और नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। तो अब तक हमने जितने भी नंबर किए सारे के सारे रियल नंबर थे, सारे रियल नंबर थे। तो रियल नंबर्स सारे के सारे जितने भी हैं वो किस टाइप के हैं? वो इस टाइप के हैं कि कोई भी रियल नंबर उठा लो, इफ़ x इज़ एनी रियल नंबर देन x स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। ये सारे रियल नंबर्स की एक खासियत है, चाहे वो किसी भी सेट से हों, रैशनल हों, इरैशनल हों, नेचुरल हों, होल हों, इंटीजर्स हों, कोई भी रियल नंबर हो उसका स्क्वायर 0 या उससे बड़ा रहेगा। तो अब हम आते हैं अपने चैप्टर के नाम पर, कॉम्प्लेक्स नंबर पे, कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं फिर, और कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ज़रूरत हम जानने के लिए थोड़ा सा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे। 10th क्लास में तुमने चैप्टर किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसमें तुमने एक फॉर्मूला किया था, अगर 10th क्लास का तुम्हें थोड़ा सा याद है, मुझे लगता है सबको याद होगा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसमें हमने कहा था डिस्क्रिमिनेंट जो है वो b² - 4ac होता है, और हमने कहा था कि अगर d इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अगर d लेस देन 0 है तो नो रूट्स या नो रियल रूट्स। क्यों? ऐसा क्यों कहा था हमने? सोचो। ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि तुम जानते हो कि इसका फॉर्मूला क्या था सॉल्व करने का, -b ± अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। हमको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का अंडर रूट करना पड़ रहा था, और अगर d नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम करना नहीं जानते। क्यों नहीं जानते नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट करना? क्योंकि हमने जितने भी अब तक नंबर्स पढ़े हैं रियल नंबर, उन सब का स्क्वायर पॉजिटिव है।
हम ऐसा कोई नंबर ढूंढ ही नहीं सकते कि मान लो कोई हमने p रखा नंबर, उसका स्क्वायर किया और वो लेस देन 0 आ जाए ताकि हम उसका स्क्वायर रूट भी कर सकें। ऐसा है ही नहीं, अब तक हमने सीखा ही नहीं। तो इसका मतलब ये तो एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम भी छोटी मोटी नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। कैसे? जैसे हमारे सामने एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या कोई भी एक्स स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 0 हो जहाँ ए ग्रेटर देन 0 हो, तो ऐसी किसी भी इक्वेशन को हम सॉल्व ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम दो पॉजिटिव नंबर्स को जोड़ के 0 नहीं ला सकते जब तक कि वो दोनों नंबर 0 ना हो। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ए ग्रेटर देन 0 है, तो ए जब ग्रेटर देन 0 हो गया तो कोई और पॉजिटिव नंबर जोड़ के 0 कैसे बन जाएगा? तो वहाँ पर हमको एक प्रॉब्लम आई। और तुम जानते हो कि मैथमेटिशियंस के लिए अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो मैथमेटिशियंस के पास अगर प्रॉब्लम्स होती हैं तो सॉल्यूशन भी होता है। तो हमने मैथमेटिशियंस ने इसको स्टडी किया तो और कुछ तो समझ नहीं आया, लेकिन एक चीज़ आइडिया लगाया गया। रेने डिस्कार्टिस नाम से एक मैथमेटिशियन हुए हैं बहुत बड़े, उन्होंने 15-16 सेंचुरी के आसपास, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैं आइडिया दे रहा हूँ, उन्होंने एक तरीका निकाला। जैसे कि हमने -36 का स्क्वायर रूट करना हो तो क्या करेंगे, या -9 का स्क्वायर रूट करना हो, या -25 का स्क्वायर रूट करना हो। इन सब में, इन तीनों ही चीज़ों में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ये माइनस का साइन। तो इसको हल करने के लिए एक तरीका निकाला गया। हम जानते हैं ना बच्चों कि कोई भी नंबर है, मान लो हमारे पास 12 है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? 3 × 4, या -12 है तो हम लिख सकते हैं -1 × 12, ऐसे लिख सकते हैं उसको। तो हमने क्या किया कि -36 को -1 × 36 लिख लिया, और फिर -1 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया और 36 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया। आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, क्योंकि भाई इस नंबर का तो हमको पता चल गया +-6 है इसका स्क्वायर रूट, और साथ में मल्टीप्लाई में -1 का स्क्वायर रूट। तो देखो हम कम से कम इस नेगेटिव नंबर को आधा सॉल्व करने में तो कामयाब हो गए। इसी तरह -9 का स्क्वायर रूट हम किस तरह लिख सकते हैं? +-3 √-1, या -25 का स्क्वायर रूट कैसे लिख सकते हैं? +-5 √-1। ठीक है भाई, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये तो एक तरीका बन गया। अब हम उस डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं और इन सारी इक्वेशंस को सॉल्व करके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। हाँ, ये और बात है कि -1 का स्क्वायर रूट लिखना पड़ेगा, तो क्योंकि ये एक थोड़ी सी लेंथी चीज़ है, पहले अंडर रूट बनाओ फिर -1 लिखो, तो इसके लिए एक सिंबल खोज के निकाला गया कि अब हम इसको आई से लिखेंगे। उस वक्त आई को आयोटा कहा जाता था, तो आयोटा ग्रीक लेटर है ये। तो हमने कहा कि आयोटा को लिख देते हैं हम -1 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ? -36 का स्क्वायर रूट हो गया +-6 आयोटा। देखो सिंप्लीफाई हो गया, आंसर निकलने लग गए। फिर हमने कहा कि इसी तरह -25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? +-5 आयोटा, या -9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? +-3 आयोटा। तो ये प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। और ये किस टाइप के नंबर? अब उस वक्त इसको आयोटा को, या इस टाइप के जितने भी नंबर थे, यानी xi नाम से जितने भी नंबर थे, जहाँ पे कि x एक रियल नंबर था, इनको फिक्टिशियस नंबर्स कहा गया। फिक्टिशियस का मतलब है जिसकी कोई ज़रूरत ना हो या बेकार का, क्योंकि ऑब्वियसली रियल वर्ल्ड में तो ये एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब भी इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। आयोटा अगर -1 का स्क्वायर रूट है तो आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, यानी कि -1। तो इसका मतलब ये हो गया कि xi का स्क्वायर हो जाएगा -x का स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 है, वो हमने पुट कर दिया, और ये एक नेगेटिव नंबर हो जाएगा।
एक्स आयोटा का स्क्वायर नेगेटिव, यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव, इसका मतलब ये रियल वर्ल्ड में नहीं हो सकता। तो इसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिली, लेकिन बाद में उनके जो मैथमेटिशियंस ने आगे हल करके इसको यूज़ करना शुरू किया तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ बन गई। कैसे, अब तुम्हें मैं पूरी डिटेल तो नहीं बता सकूँगा इस छोटे से लेक्चर में, लेकिन इतना समझ लो बच्चों कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स तुम्हारी जिस भी रूप में डेवलप कर पाई है वो इसीलिए कर पाई है कि हमारे पास ये आयोटा था, जिसको जिस वक्त बनाया गया उस वक्त उसको चाहे यूज़लेस समझा गया, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। तुम बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इन नंबर्स का। तो मैंने अभी कहा कि ये इमेजिनरी नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की तो बात ही नहीं की गई। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से फिर बनाए गए, देखो फिर एक सिस्टम डेवलप किया गया कि हमारे पास किस किस तरह के नंबर हो सकते हैं। तो डेफिनेशन की दी गई कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन दी गई और उसका सिंबल रखा गया कैपिटल C। वो किस तरह के नंबर थे, x प्लस आयोटा y टाइप के, जिसमें कि x और y दोनों रियल नंबर होंगे और आयोटा होगा -1 का स्क्वायर रूट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर बताया गया। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है x प्लस आयोटा y, जहाँ पर कि x और y दोनों रियल नंबर्स होते हैं। तो x प्लस आयोटा y क्यों x प्लस आयोटा y किया गया भाई, यहाँ तो मैं आयोटा y डिस्कस कर रहा था। क्योंकि देखो हमारे पास हम एक छोटी सी एक इक्वेशन बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करने लगे तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी यहाँ पे 1 है, a1 b1 और c9, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ जाएगा, 1 माइनस 36 यानी कि माइनस का 35। तो x की दो वैल्यूज़ जो निकलेंगी वो क्या निकलेंगी, -1 प्लस माइनस अंडर रूट -35 अपॉन 2, यानी -1/2 प्लस माइनस अंडर रूट 35/2 आयोटा। देखो हमारे पास इस टाइप की जहाँ डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इस टाइप के जो सॉल्यूशंस थे वो कैसे निकल रहे थे, एक रियल नंबर एक इमेजिनरी नंबर, एक रियल नंबर एक इमेजिनरी नंबर। तो इसलिए जो नंबर सिस्टम बनाया गया उसमें इस तरह के नंबरों को कॉम्प्लेक्स नंबर फिर कहा गया। कॉम्प्लेक्स नंबर, मिश्रित संख्याएं, पंजाबी में या हिंदी में इसको मिश्रित कहते हैं, क्योंकि ये मिश्रण है, रियल का और इमेजिनरी का मिश्रण हो गया। तो ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो अब इसकी फर्दर अब स्टडी करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर, और तुम अब ये भी जान गए कि इस चैप्टर का नाम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो क्यों है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के चक्कर में ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स की थ्योरी डेवलप की गई। तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को तो जान ही गए हैं कि क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हम अब ये जानते हैं, थोड़ा सा इसको आगे जानने की कोशिश करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हम देख रहे हैं, दो पार्ट्स में है कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, तो रियल पार्ट ऑफ z, इसको हम REZ कहते हैं, वो है x जहाँ पर आयोटा नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, I के पैर में m, z इज इक्वल टू वाई। आयोटा नहीं लगाया मैंने, आयोटा के साथ वाला नंबर जो होगा उसको इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। तो ये दो पार्ट्स हमने देख लिए कि दो पार्ट्स हैं हमारे जो कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं, जिसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। अब इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट क्यों कहा गया,
हम वैसे तो जानते ही हैं कि क्यों कहा गया, क्योंकि आयोटा वाई ये इमेजिनरी नंबर है, पूरा का पूरा इमेजिनरी नंबर क्यों है, क्योंकि इसका स्क्वायर करो तो आएगा आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि माइनस वाई स्क्वायर, जो कि नेगेटिव है। अब किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता रियल वर्ल्ड में, इसलिए इसको इमेजिनरी कहा गया। तो अब हम ऐसा करते हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि तुम्हारी पहली एक्सरसाइज में से हैं। तो क्वेश्चन पहला, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 प्लस आयोटा। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि तुम देख रहे हो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमने। कैसे करेंगे? तो सॉल्यूशन, आंसर कैसे लिखना है, हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन z इज इक्वल टू 1/2 प्लस आयोटा। अब देखो रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी हमको। किसकी रैशनलाइजेशन करेंगे? न्यूमरेटर की कि डिनोमिनेटर की? डिनोमिनेटर की। तुमने सही पहचाना, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में ही ऐसा एक नंबर पड़ा है जो कि रैशनल नहीं है। कौन सा नंबर रैशनल नहीं है? 2 तो रैशनल है, 1 भी रैशनल है, आयोटा रैशनल नहीं है। अरे आयोटा तो रियल ही नहीं है, तो रैशनल तो दूर की बात है। तो हमने क्या किया? हमने रैशनलाइजेशन किया, जो कि तुम पिछली क्लासेस में करते आए हो। रैशनलाइजेशन ऐसे ही करते हैं ना कि यहाँ पे अगर a प्लस बी हो तो यहाँ a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, यहाँ अगर a माइनस बी हो तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा करने पर कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये वाला फार्मूला, अगर a प्लस बी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर मिल जाता है। तो हम जानते हैं कि कई बार जो रेडिकल साइन में √2, √5 इन सब के स्क्वायर करो तो रैशनल बन जाते हैं, और आयोटा का भी स्क्वायर करोगे तो वो रैशनल बन जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इसलिए हम जानते हैं कि ऐसा होगा, इसलिए रैशनलाइजेशन की जाती है। रैशनलाइजेशन का मतलब है रैशनल बनाने का प्रोसीजर, रैशनलाइजेशन। तो न्यूमरेटर तो 2 माइनस आयोटा हो गया, नीचे 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, कितना हो गया? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, तो 2 माइनस आयोटा अपॉन 4 प्लस 1, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 है। तो z कितना हो गया? 2 माइनस आयोटा अपॉन 5, यानी कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई 2/5 माइनस 1/5 आयोटा। यहाँ पर इसका रियल पार्ट कितना बन गया? 2/5, और इमेजिनरी पार्ट कितना बन गया? -1/5। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन पे। राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा पावर 4 इन a प्लस आयोटा b फॉर्म। इस फॉर्म में हमने लिखना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट किया हमने। गिवन z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा की पावर 4। अब तुम a प्लस बी का स्क्वायर करना और क्यूब करना तो जानते हो, पावर 4 अभी तुमने सीखा नहीं है। खैर वो तुम बाइनोमियल में सीख जाओगे, लेकिन इसको भी सॉल्व कर ही सकते हो। इसको हम इतना तो लिख सकते हैं ना, स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। देखो ब्रैकेट के अंदर बाहर की मल्टीप्लाई हो जाती है पावर। तो अब हम ऐसा करते हैं, पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर इसके ऊपर लगाते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना था? यहाँ लिख रहा हूँ मैं, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला हमने अप्लाई करना है। तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा और होल स्क्वायर। अब हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। कैसे? देखो आयोटा का स्क्वायर -1 आएगा, 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, तो -2 आयोटा का
स्क्वायर। तो -2 आयोटा का स्क्वायर क्या बनेगा, देखो माइनस तो हट गया, 4 आयोटा का स्क्वायर, तो z आ गया 4 आयोटा स्क्वायर। तो ये कितना बन गया -4, जिसको हम लिख सकते हैं -4 + 0 आयोटा। तो इसका मतलब इसका जो रियल पार्ट है वो हो गया -4 और इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया 0। तो ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1/3 + 3 आयोटा होल क्यूब इन a + आयोटा b फॉर्म। इस फॉर्म में अब इसको हमने लिखना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन z इज इक्वल टू 1/3 + 3 आयोटा होल क्यूब। तो a + b का होल क्यूब पता है तुमको? चलो अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ, a + b होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ये हमारे पास a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो ये कितना हो जाएगा 1/27, ठीक है, 3 का क्यूब 27 प्लस 27 आयोटा क्यूब b का क्यूब। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है 3 × a² b, यानी +3 × a² कितना होगा 1/9 इसका स्क्वायर इंटू b 3 आयोटा, और प्लस आखिरी टर्म क्या होगी 3ab², यानी 3a कितना होगा 3 × 1/3 × 3 आयोटा का स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू 1/27। अब हम आयोटा क्यूब को देखते हैं क्या है। आयोटा क्यूब 27 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा जा सकता है आयोटा पावर 1 × आयोटा स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो गया 3 से, ये कैंसिल हो गया, तो प्लस आयोटा रह गया ये, और ये कितना हो गया 3 से 3 कैंसिल, +9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है भाई, ये 9 3 का और आयोटा का स्क्वायर। तो 1/27 -27 आयोटा, ठीक है, -27 आयोटा हो गया, प्लस आयोटा माइनस का 9, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस का 1। तो अब देखो रियल और रियल नंबर दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, एक जैसी संख्याएं जुड़ जाती होती हैं आपस में, तो इमेजिनरी नंबर जुड़ेंगे और रियल नंबर जुड़ेंगे। तो 27 एलसीएम आ गया, 1 - 27 × 9 करोगे तो कितना आएगा, सोचो कितना आएगा, 7 9 कितना होता है 63, 6 आ गया एलसीएम, 2 9 18, 18 में 6 जुड़े 24, 1 - 243/27 -26 आयोटा। कैसे, -27 आयोटा प्लस का 1 आयोटा, ये हो गया। तो हमारे पास z आ गया -242/27 -26 आयोटा। तो इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट तुम देख ही सक रहे हो। तो यहाँ पे आके हमको एक और चीज़ मिली जिसको सॉल्व करना ज़रूरी है। वो क्या है, आयोटा की कुछ पावर्स को हम सॉल्व करके रख लेते हैं। आयोटा होता है -1 का स्क्वायर रूट, आयोटा स्क्वायर हो गया -1। अभी हमने देखा आयोटा क्यूब जो है वो माइनस आयोटा हो जाएगा। तो अब हम ये देखते हैं कि आयोटा पावर 4 कितना होगा। आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो अब तुम बच्चों याद रखो, आयोटा पावर 1 इज इक्वल टू -1 का अंडर रूट, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, एंड आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो जितने अभी मैंने क्वेश्चन करवाए तुमने अपने आप करके ज़रूर देखने हैं और आयोटा की ये पावर्स याद रख लो। और मुझे लगता है कि तुम्हें काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी तुम अपने
बुक के क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो अगले क्लास में फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स। मैं वैभव आपका थैंक यू कहता हूँ कि आपने ये सब सुना। धन्यवाद। ओके बाय।